हम वो आगे चल के ब्लड प्रेशर में ना कन्वर्ट हो, तो क्या इसकी एहतियाती तदाबीर हम ले सकते हैं? बड़ी आसान सी बात है। देखिए, पहले तो हम वही बात आती है कि ब्लड प्रेशर लिया कैसे जाता है। ब्लड प्रेशर लेने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सही तरीके से ब्लड प्रेशर लिया जाए तो हम सही तरीके से बता सकेंगे कि प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है या हाइपरटेंसिव स्टेज में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर भी ब्लड प्रेशर लिया जाए, अब मैनुअल ब्लड प्रेशर, यानी जिसे हम कहते हैं कि स्फिग्नोमेट्रोमीटर, जो मर्क्यूरी वाला था वो मसरूक कर दिया गया है, अब उसको यूज़ नहीं कहते, अब ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो, ये ब्लड प्रेशर का आप मरीज अगर एकदम आपके क्लिनिक पर आया है या उसको कोई अलामत है, उस पर ब्लड प्रेशर नहीं लिया जाता। आप मरीज क्लिनिक में आए या आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो उसको आप लिटाएं चंद मिनट के लिए। हम तो ये कहते हैं कि 10 से 15 मिनट सुकून से बैठे लेटे, फिर उसके बाद उसका जो दायां या बायां जो भी हाथ से ब्लड प्रेशर लेना चाहते हैं उसको पूरे बाजू को नंगा करें, उसमें कमीज़ को ऊपर तक करें और कमीज़ इतनी लूज हो, टाइट ना हो। अगर ऊपर तक टाइट है कमीज़ तो उस पर ब्लड प्रेशर लेंगे तो गलत होगा। दूसरी बात ये होती है कि जब ब्लड प्रेशर लेंगे तो जो कफ है उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो ट्यूब्स हैं वो आमतौर मीडियल साइड पर होनी चाहिए। फ्रंट साइड के ऊपर होने में अंदेशा ये होता है कि जो पहले ही लोग करते थे स्टेथोस्कोप से लेते थे तो उसमें ब्लड प्रेशर की रीडिंग गलत आती थी। अब आप उसको क्या नाम है ऑटोमेटिक में लेते हैं तो आप मीडियल साइड पर ट्यूब रखें और कम से कम 3 रीडिंग लें। पहली रीडिंग आमतौर पर ब्लड प्रेशर की ज़्यादा आती है तो उस रीडिंग को आप मसरूक कर सकते हैं। दूसरी या तीसरी रीडिंग लें और उसका एवरेज ले लें। याद रखिए कि उस वक्त ब्लड प्रेशर लेंगे जब मरीज ने चाय ना पी हुई हो, टीवी ना देखा हो, कहीं से चल कर नहीं आया हो, कोई आर्गूमेंट्स ना किए हो, टेंशन में ना हो, जिससे में कहीं दर्द ना हो रहा हो। आप उसमें अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है, वो जो रीडिंग होगी वो उसकी प्रॉपर रीडिंग होगी। अगर उसकी रीडिंग ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से 139 के दरमियान में हो और निचले का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से लेके 89 तक के दरमियान में हो, तो इसे हम कहते हैं प्री हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर रीडिंग। अब इसका जो मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट से पहले हम ये कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि उसकी डायग्नोसिस कर लें। डायग्नोसिस में बात ये होती है कि हम आम तौर पे ये बिल्कुल कंफर्म है कि 90% लोगों में हमें ब्लड प्रेशर की कोई वजह नहीं मिलती, इसीलिए हम उसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। बाकी जो 10% होते हैं उनमें कोई ना कोई रीज़न गुर्दों की ज़रूर होती है, तो गुर्दों पे तवज्जो देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर होता है मगर उनका किसी ने भी किडनी प्रोफाइल को चेक नहीं किया हुआ होता है। अगर हमें पता चला कि हमने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला कि पथरी मौजूद है, तो आप पथरी निकलवा दें तो उसको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लिहाज से ब्लड प्रेशर की जो इन्वेस्टिगेशन हैं, सिंपल इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। बहुत ज़्यादा महंगी इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम इन्वेस्टिगेशन जो सबसे सस्ती है, अगर डॉक्टर वो करवाना शुरू करें प्रॉपरली तो उन्हें ब्लड प्रेशर की वजूहत मिल सकती हैं। सिंपल यूरिन डी आर करवा लें। अगर से पथरी है, इन्फेक्शन है, गुर्दों की खराबी है, वो तमाम की तमाम मालूमात सिंपल यूरिन डी आर से मिल जाती हैं। उसकी बेसिस पर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा लें, एक्सरे करवा लें, IVP करवा लें, जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वो करवाएं उसके बाद में, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें। मैं कहता हूँ कि आप अगर ब्लड प्रेशर की इन्वेस्टिगेशन के अंदर 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें: गुर्दे, आँखें, दिल और टांगें। इन चीज़ों को गौर ज़रूर कीजिए। आँखों से होने वाली जो मसला है कि आइंदा दौर में खुदा न खास्ता कोई इसको फालिश तो नहीं होगा, वो मालूम हो जाएगा। दिल में आप ECG इको करवा के देख लीजिए ताकि पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर की अलार्म जो कि वो साइलेंट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। वो गुर्दों में आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, यूरिन डी आर करवा लिया, बाकी ब्लड टेस्ट करवा लिए तो पता चल जाएगा। और मत भूलिए कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उसमें तकरीबन 30% उनको शुगर हो जाती है, तो शुगर को मत भूलिए। तो इसलिए यूरिन डी आर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर एक दफ़ा आपको डायग्नोस हो गया है, किसी मरीज को डायग्नोस कर दिया हमने कि आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में हैं, तो अब उसका मैनेजमेंट क्या है। प्री हाइपरटेंसिव में हम ट्रीटमेंट नहीं देते, हम कहते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। लाइफ स्टाइल में मतलब आपका खर्च कुछ नहीं हो रहा मगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या आप एक तो वॉक शुरू करें, अपने वजन को कम करें, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल कीजिए। स्मोकिंग है, ओवरवेट है
हिप एस रेशो है, मोटापा है, डायबिटीज है, खुदा न खास्ता, वॉक नहीं करते हैं, इन तमाम चीज़ों में जोर दीजिए। तो इन सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ऊपर का ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर और नीचे का ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्री हाइपरटेंसिव ब्लड लेवल है वो नॉर्मोटेंसिव में आप आ जाएंगे, तो आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वॉक का मेंशन किया, तो ये वॉक का भी कोई स्पेसिफिक टाइम है कि इस टाइम पे करनी है या खाने से पहले करनी है या बाद में करनी है? क्योंकि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो इस चीज़ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वॉक कब करनी है। देखिए जो वॉक का है, सिंपल बात ये है कि यह ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद वॉक नहीं करनी है। इसलिए खाना खाने के बाद जो ब्लड की सप्लाई है, क्योंकि इंटेस्टाइन की तरफ ज़्यादा हो जाती है तो दिल पे बोझ पड़ता है। अगर आप वॉक करेंगे तो दिल को अपना भी खून की ज़रूरत पेश आती है, तो इसलिए वॉक हमेशा खाली पेट करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम जो है फजर की नमाज के बाद का है। अगर आप उस वक्त वॉक नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से, तो आप शाम को वॉक कीजिए। वो जो ख्याल है कि जी खाना खाने के बाद टहल लूँ, खाना दम कर लूँ, ये कॉन्सेप्ट अब नहीं है। आप जब भी वॉक करेंगे खाली पेट वॉक करेंगे। और कितनी वॉक करनी है तो मैं बता देता हूँ कि हफ्ते में अगर आप वॉक करते हैं तो 150 मिनट काफ़ी है, यानी कि रोज़ाना हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, तेज़ वॉक वो करें। और अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो सिर्फ 75 मिनट आपने रनिंग करनी है पूरे हफ्ते में। 15 मिनट रोज़ वॉक करें, हफ्ते में 5 दिन रनिंग करें तो 75 मिनट वॉक हो जाएगी, यही काफ़ी है। लेकिन अगर आप डेली करना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ है, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन वॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई खुराक का भी इसमें है कि ब्लड प्रेशर है तो गोश्त ना लें या सब्जियां ना खाएं या दालें ना खाएं या खाएं? क्या कुछ खुराक का भी इस पे असर होता है ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत सारी मिथ मौजूद है, ठीक है, कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। जो होता है हर पेशेंट एक इंडिविजुअल पेशेंट होता है, उसका मैनेजमेंट इंडिविजुअलाइज होता है। हम अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी चीज़ें बंद नहीं कर सकते। फर्स्ट किया किसी का किडनी का प्रॉब्लम अगर है खुदा न खास्ता, तो हम उसमें आमतौर पर गोश्त को मना करते हैं या कम करते हैं। उसमें हम कहते हैं कि पत्ते वाली सब्जियाँ इस्तेमाल करें या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है, जैसे कि अमरूद है, केला है, स्पेनिश है, पालक है। इन चीज़ों में पोटाशियम ज़्यादा होता है और गुर्दों की तकलीफ हो तो पोटाशियम बढ़ जाता है। तो इसमें जब भी चीज़ होती है, जो खुराक है वो बैलेंस होनी चाहिए। हम में अगर डायबिटिक है तो मीठी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ओवरवेट है, कोलेस्ट्रॉल है तो चिकनाई की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आप जो भी इसको एडवाइस करेंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की इंडिविजुअल नीड, वो क्या चीज़ खाता है क्या चीज़ नहीं खाता। हम माँ बाप जो पेशेंट आता है हम उसको मोटी मोटी बातें बताते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डाइट क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ खानी है, ये एक पूरी नई साइंस है, जिसे हम कहते हैं कि जी डाइटिशियन हैज़ गॉट गुड रोल, कि वो आपके हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, और आपको वेट ज़्यादा है तो उसकी अलग डाइट है, वेट कम है तो उसकी डाइट अलग है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि गेट एन ओपिनियन फ्रॉम प्रॉपर डाइटिशियन, कि अकॉर्डिंगली वो आपकी तमाम चीज़ों को देखते हुए, आपके कोमॉर्बिड्स को देखते हुए, आपकी एज को, फैक्टर्स को, तमाम चीज़ देख के आपको डाइट एडवाइस करेगी। हम एज ए क्लिनिशियन मोटी बात बता सकते हैं कि आप चिकनाई मत खाइए, मीठा मत खाइए, ये चीज़ें नहीं खाइए, लेकिन आप मुझसे स्पेसिफिक चीज़ पूछेंगे कि ये कितनी चीज़ खाऊँ, ये कितनी खाऊँ, ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं इसमें आपको ज़्यादा राय नहीं दे सकता। ओके डॉक्टर साहब, अच्छा ये जो हाइपरटेंसिव फेज़ है, जो प्री हाइपरटेंसिव फेज़ है, ये क्या कोई स्पेसिफिक एज है जिसके अंदर ये आता है या यंग बच्चों में भी आजकल ये चीज़ नोटिफाई हो रही है? देखिए, अभी पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग ने सर्वे किया मेजर मंथ के हिसाब से, और हमने जो सर्वे करने के बाद पाकिस्तान में एपिडेमियोलॉजी के लिहाज से जो देखा है वो आप इस सुन के ताज्जुब होगा कि तकरीबन 50% पाकिस्तानी पॉपुलेशन ब्लड प्रेशर का शिकार है, जो कि अडल्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप और मैं बैठे, आप दोनों में से एक हाइपरटेंसिव होगा, ये रेशो है। कुछ इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे तकरीबन 80% लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उसकी वजह है कि उनका लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो इसमें यह है कि ब्लड प्रेशर किसी भी एज में हो सकता है, उसमें प्री हाइपरटेंसिव जो स्टेज है वो यंग अडल्ट से ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी एज में स्टेज में हो सकता है। लेकिन ये होता है कि अगर उसको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यस, ब्लड प्रेशर 1 घंटे
के उम्र के बच्चे से लेके 100 साल के या उससे ज़्यादा उम्र के शख्स को भी ब्लड प्रेशर होता है। उसी को एज लिमिट नहीं है, आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि इस एज में ब्लड प्रेशर होगा। पहले हमारे जब जमाने में हम स्कूल में या मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त ये कहा जाता था कि 120/80 जो है ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, उसमें एज आप ऐड कर लो तो आपका ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये जो थ्योरी है अब मसरूख हो चुकी है। आप किसी भी सूरत में आपका ब्लड प्रेशर है 140/90 से नीचे रहना चाहिए, आइडियली 130/70 रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका प्री हाइपरटेंसिव स्टेज आता है तो आप लोगों को ये अलार्म बज रहा है कि आपने अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना है। अगर एक दफ़ा ब्लड प्रेशर हो गया तो ये वापस नहीं होता, दवाओं के बगैर नहीं होता। अब जब दवाएं खानी पड़ती हैं तो आप याद रखिए, कोई भी दवा, चाहे आप किसी भी तरीके की दवा लें, चाहे वो लोगों का कहना ये होता है, बड़ा आम बात होती है कि जो होम्योपैथी की दवा ले लें, हिकमत की दवा ले लें, एलोपैथी दवा ले लें, वो ठंडी गर्म, कोई भी दवा साइड इफेक्ट के बगैर नहीं होती। कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की ज़िद पैदा की है, तो ये सोचा जाए कि ये फ़लाँ दवा ठंडी है, फ़लाँ गर्म है, फ़लाँ में फ़ायदा होगा, फ़लाँ में नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा खानी है तो फिर उसमें यह है कि अपने तौर पे कभी नहीं खानी, जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है वो दवा उस हिसाब से खानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका क्या आप हमारी नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि किस उम्र से ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए कि भाई कहीं हम हाइपरटेंसिव साइड पे तो नहीं जा रहे, प्री हाइपरटेंसिव साइड पे तो नहीं जा रहे, या लो बीपी की साइड पे तो नहीं जा रहे? मैं इस मामले में, क्योंकि मैं पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदार तरीके से बात करता हूँ कि अगर आप कभी भी, आपकी उम्र कुछ भी है, चाहे एक दिन का बच्चा है, चाहे 100 साल का बूढ़ा है, जब भी अपने डॉक्टर के पास आप जाएं किसी भी मसले के लिए, चाहे वो नाक का मसला हो, टांग का मसला हो, सर का मसला हो, किसी भी मसले, फैमिली से हो जाता है, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। दैट इज़ द ओनली वे कि हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करके बता सकते हैं कि हाइपरटेंशन है, ठीक है। आप हर घर में ब्लड प्रेशर एपरेटस होना चाहिए, आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपको सही था आना चाहिए। उसके लिए कोई भी किस्म की आपको अगर मदद चाहिए, आप पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग के सेंट्रल ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, हम आपको तरीका ट्रेन भी कर देंगे, बता भी देंगे कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर जो है ना सही तरह से चेक करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने हाई ब्लड प्रेशर की बात की, लो ब्लड प्रेशर की भी लोगों को कंप्लेन रहती है, और ख़ासकर ये यंग बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन मैंने देखा है या सुना है कि भाई बीपी लो हो रहा है तो अंडा खिला दो, बॉइल्ड है। तो ये लो ब्लड प्रेशर किन वजूहात की वजह से होता है, या आप इसका कुछ बताएंगे? देखिए, लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। ओके। लो ब्लड प्रेशर किसी न किसी वजह से होता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि जी वो कह रहे हैं लो ब्लड प्रेशर है, अंडा खिला दो और नमक घोल के पिला दो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में होता ये है कि जिस वक्त लो ब्लड प्रेशर होता है उसकी आम जो वजह है वो वेसोवेगल होता है। बाकी जो ब्लड प्रेशर लो होता है वो या तो जिस्म से पानी निकले, किसी भी वजह से उल्टियाँ हों, असहाल हो, हार्ट अटैक हो जाए, या खुदा खाना कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, वो उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, वो नुकसान होता है। उसके अलावा लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। साइंस में किसी भी किताब में लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वही कहते हैं कि जो लो ब्लड प्रेशर मतलब कॉज होती है, कोई वजह नहीं है, ठीक है। और इसमें ये जी वो आप ये कहना कि जी वो अंडा खा के ठीक हो गई, चक्कर आ रहे हैं, और जी ये जो चीज़ होती है उसमें सिंपल बात होती है कि वेसोवेगल होता है। वेसोवेगल में क्या होता है कि आपकी जो गर्दन की नसें उनमें कुछ सेंसिटिव हो जाती है, उस वक्त आपका ट्रांजिएंटली ब्लड प्रेशर भी लो होता है, दिल की रफ्तार स्लो होती है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, बिस्तर में लिटा देते हैं, जब वो लेटते हैं तो चंद सेकंड में वो रफ्तार दिल की सही हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और इन दोनों में वो आमतौर पर चीनी पानी और के अमरूद ये वो क्या पता अंडे वंडे खिला देते हैं, कहो जी अंडे से खिला दिया ठीक हो गया। नमक खिलाने या ये चीज़ में इट विल टेक मंथ्स टुगेदर टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, नॉट सेकंड और मिनट्स। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँ तो मैं यही तो मैं कहता हूँ कि हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मरवजा हैं, रिवाज पा चुकी हैं कि उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें इसमें नहीं है। ख़ासतौर पे मेडिकल साइंस के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर, दिल की तकलीफ के अंदर, कि भाई ये चीज़ें नहीं हैं।
तो जी नाज़रीन, जो लोग देख रहे हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स बहाने करते हैं कि भाई हमारा लो बीपी था, तो भाई लो बीपी इज़ नॉट अ बीमारी। तो आप इस अगली दफ़ा से कोई और बहाना या तलाश करें अपनी छुट्टी के लिए या उसके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी नई बात है कि लो ब्लड प्रेशर को हम एज अ बीमारी या कोई ऐसी साइंटिफिक कंडीशन के इस बीमारी से रिलेटेड मतलब ये है, तो ये मेरे लिए भी एक नई या चौंका देने वाली बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ लोगों का ये कहना है या हमें जो मैसेजेस आए हैं कि खाली पेट रहने से या जैसे रमज़ान में रोज़ा रखने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल क्या? इसमें कोई शक नहीं है। रोज़ा रखने से या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, लेकिन जैसे ही आप रोज़ा अफ्तारते हैं और हम अफ्तारने के बाद अल्लाह माफ़ करे जिस तरीके से हम अफ्तार करते हैं तो उसे अफ्तार नहीं कहना, तो ठूसना कहते हैं। हाँ, और फ्राइड आइटम्स जो उसके हमारे फ़ौरन पास बाद होते ब्लड हैं। प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर आप इंटरमिटेंट अपना फास्टिंग करते हैं, इट इज़ गुड टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। लेकिन माइंड ये कीजिएगा, याद रखिएगा कि रमज़ान के दौरान में अगर रोज़ा रख रहे हैं तो ऐसे दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें जो में पेशाब आवर शामिल हों, क्योंकि ऑलरेडी आप पानी कम पीते हैं, 12-14 घंटे पानी नहीं पीते, और पेशाब आवर दवा मौजूद होगी आपकी उसमें ब्लड प्रेशर की दवाओं में, तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो उसको अवॉइड कीजिए या अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवा को एडजस्ट करवा लीजिए। तो इससे बचने के लिए कोई और एहतियाती तदाबीर के लो बीपी ना हो ड्यूरिंग रोज़ा या खाली पेट या इंटरमिटेंट फास्टिंग उसकी के बहुत बीच में? सारी वजूहत है। इसमें ये होता है कि आप एक तो टाइमिंग चेंज किए जाते हैं ब्लड प्रेशर की दवा के, और आपका डॉक्टर देख के दवा की डोज को चेंज कर देता है कि भाई आपकी जैसे कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है वो मुमकिन है कि सिंगल थेरेपी कर दे, मुमकिन है जैसे आमतौर पर लोग डायरेटिक के साथ लेते हैं तो उसमें डायरेटिक ख़त्म कर दे, कॉम्बिनेशन थेरेपी में वो सिंगल डोज कर दे या डोज की जो है वो कम कर दे। तो ये मशवरा जो है ना हर एक को इंडिविजुअल दिया जाता है, और वो जो उनका फिजिशियन है वो देख के उसके हिसाब से वो एडजस्ट करेगा। तो जी नाज़रीन, एक चीज़ आज आपको ये समझ ज़रूर आई होगी कि भाई आपने मेडिकल स्टोर वाले से दवा नहीं लिखवानी या उससे पूछ के डोज एडजस्ट करके दवा नहीं लेनी, आपने अपने नॉलेज के पास ज़रूर जाना है। अगर आपको कोई भी इस तरह की तकलीफ़ है तो इसमें लोगों से पूछ के तुम क्या डोज़ ले रहे हो मुझे भी वही बता दो, या यूजुअली लोग उसके पास चले जाते हैं फार्मास्यूटिकल वाले के पास कि बता दो भाई, और वो भी प्रिस्क्राइब कर देता है और वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स बाद में आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग या रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर उनको ब्लड प्रेशर की 1 या 2 खुराक ले रहे हैं या वो लॉन्ग एक्टिंग दवा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद स्टेबल हैं, दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं, कंप्लाइंट जिसे कहते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अगर नॉन कंप्लाइंट है, अपनी मर्जी से दवा लेते हैं कि जी मुझे वो बड़ा डॉक्टर साहब मुझे महसूस होता है तो मैं दवा खा लेता हूँ, मैं पूछता हूँ कि भाई महसूस क्या होता है? वो जी सर में दर्द होता है, वो जी कानों में खुजली शुरू हो जाती है। भाई ये अलामतें नहीं हैं। ब्लड प्रेशर समझ लें कि एक स्प्रिंग है और दवा उसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर पत्थर है। आप पत्थर हटाएंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? उछलेगा। और फिर क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास पहुँचने के बाद जी वो ब्लड प्रेशर 230 हो गया, 240 हो गया, ये हो गया। अब उस पर हमारे ऐसे कलीग हैं कि वो फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, जो कि नुकसानदेह है। मैं तमाम नाज़रीन को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कहूँगा अगर 4 अलामतें हैं तो आप अस्पताल में दाखिल हों, और अगर 4 अलामतें नहीं हैं तो बराए मेहरबानी पैनिक मत हो, ब्लड प्रेशर की दवा को एकदम ड्रॉप करने की कोशिश मत करें। वो 4 अलामतें क्या हैं? नंबर 1, चलने में सांस फूल रहा है या सीने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये आपको अनजाना हो रहा है। लेटने में खांसी हो रही है जो कि खुश खांसी है, इसका मतलब ये कि फेफड़ों में पानी आ रहा है। नंबर 3 ये है कि आपके पास मुंह के पास सुबह के पास सूजन आ रही है, मतलब ये गुर्दों की तकलीफ हो रही है आपको। तीसरी ये कि आपको नज़र में फ़र्क महसूस हो रहा है, ब्लडिंग ऑफ विजन हो रही है, इसका मतलब ये कि खुदा न खास्ता दिमाग की कोई मसला फालिज होने वाला है। इन कंडीशन में आप अस्पताल में जाके दाखिल हो, वहाँ पर वो नस के ज़रिए जो दवा देते हैं उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करेंगे। बराए मेहरबानी सबलिंगुअल कैप्टोप्रिल नाम की दवा लेके ब्लड प्रेशर को सडनली ड्रॉप ना करें। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ
कि वो तमाम लोग जो कभी भी साइंस का कोई तजुर्बा देखा होगा उन्होंने, कि अगर बीकर को पानी भर के, कोई भी बीकर हो लोहे का, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें पानी डाल के तो उबालते रहें, जब पानी उबल जाए उस पर ठंडा पानी डाल दें तो बीकर पिचक जाएगा। यही यहाँ पर होता है कि आपने इतना तेज़ी से ब्लड प्रेशर हाई है, उसे एकदम ड्रॉप करेंगे तो दिमाग जो है वो ब्रेन हेडनेशन हो जाती है और इसमें मौत होने का अंदेशा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनमें क्या नाम है वो इंतकाल कर गए, हमारे ही लोगों के इस चक्कर में कि जी ब्लड प्रेशर फ़ौरन ड्रॉप हो। अगर अलामत नहीं है कोई तो बलाहे मेहरबानी पैनिक मत हो। वो जो अलामत सर में दर्द है कुछ है तो सिंपल पैरासीटामोल खाइए, कुछ देर आराम कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि हर घंटे में हर मिनट में ब्लड प्रेशर चेक ना करें। कि वो उसको एक वो खिलौना मिल गया है कि जैसे कि नहीं कहना चाहिए कि बंदे के हाथ में नारियल आ गया है, उछाले पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं करें। लेट द ब्लड प्रेशर, लेट द नेचर कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में हो जाएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो कितना वक्फा लगता है कि ब्लड प्रेशर को नीचे आने में? अलावा खत्म होगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। आपके सर में दर्द है, पैराडोल दीजिए, सर का दर्द खत्म होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और आपने जो यकीनी तौर पे जो आपने दवा नहीं खाई है वो दवा खा लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह यही होती है कि आपने डोज मिस की है या आपने डोज अपनी आगे पीछे की है। हमारे मरीजों का जो तरीकाकार है, जो ऐसे मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनके आम तौर पर, हाँ डॉक्टर साहब दवा खाई होती है लेकिन मैंने सुबह नहीं खाई, अभी खाई 1 घंटे पहले। ओ भाई तो 1 घंटे पहले खाई क्यों? नहीं तो मैं भूल गया था, ये भूल गई थी। ऐसा नहीं है। आपको जो ब्लड प्रेशर की दवा का टाइम आपने फिक्स किया है उसी वक्त खाएं, क्योंकि डॉक्टर जो दवा लिख के देता है वो ये सोच के देता है कि ये दवा खा रहा है कि ये दवा 18 घंटे काम करेगी, ये 12 घंटे काम करेगी, ये दवा 6 घंटे काम करेगी। अगर आप उसको टाइमिंग चेंज करेंगे, 6 घंटे वाली दवा को 18 घंटे वाली दवा से मिला देंगे आप, तो एकदम ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। तो बराए मेहरबानी अपनी ट्रीटमेंट में खुद इंटरफेयर ना करें। जिस तरह से डॉक्टर ने आपको बताया है उस तरीके से दवा लें, कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए तो उसके लिए बस यही है कि जो भी अगर सर की दर्द की वजह से है या अगर कोई कॉज नहीं आइडेंटिफाई हो रहा उस टाइम के भाई ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, तो उसको कैसे नीचे लाया जाए? उसकी वजह उसको मालूम ही, सबसे पहली बात यह है कि वजह मालूम की जाए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों। कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, स्ट्रेस है या कोई है तो बिल्कुल। देखिए मैं बताऊँ, मैं सब प्रैक्टिस करते 45 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा मरीज़ नहीं देखा जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मेरे पास आया हो और वजह ना हो। उनमें से 90% से ज़्यादा दवा नहीं खाई, दवा मिस की, डोज मिस की। सिंपल बात ही होती है। अब उसमें कहने में कोई वजह हो सकती है, तो आप उसमें जो वजह है उस वजह को ट्रेस करें। सिंपल बात तो यही है। लेकिन मैंने कहा ये 4 अलामत हैं, और अगर आप समझते हैं कि कोई वजह नहीं बता पा रहे तो इसलिए ऑलवेज बेटर कि एडमिट द पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, डोंट लेट द पेशेंट गो टू होम। ओके, ठीक है। अगर आपको डाउट है, आप समझते हैं कि बता नहीं पा रहा है, कुछ नहीं बढ़ा है, तो फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक करें इसको मॉनिटरिंग पे रखें, मॉनिटरिंग पे रखें इसको। ओके। अच्छा, रमज़ान के मुनासबत से अगर जो लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं हमारे नाजरीन, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने ब्लड प्रेशर को रमज़ान में किस तरह दवा के अलावा ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर करें कि उनका ब्लड प्रेशर दवा के साथ साथ नॉर्मल मेंटेन रहे, रेंज में रहे उनका? देखिए रमज़ान का मतलब क्या है, अल्लाह ताला ने ये एक तरीके से जिस्म की ज़कात निकाली है, निकालता है रमज़ान और रिफ्रेश करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी खुराक के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि आम लाइफ में हम नहीं इस्तेमाल करते वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो पकौड़े और यही में फ्राइड आइटम्स इतने ज़्यादा होते हैं और उसके बगैर तो मेरे ख्याल से अफ्तार होता ही नहीं है लोगों का ना। तो उसमें मसला ये है कि आप रमज़ान को भी आम दिन समझते हुए सिर्फ उस तज़किया नफ्स को कंट्रोल करना है कि आपकी खुराक जो है प्रॉपर हो, अपने रूटीन को चेंज ना करें। अपने आप वॉक करते हैं, वॉक को चेंज ना करें, अपनी दवाएं खाते हैं, दवाओं को चेंज ना करें, अपनी खुराक को करते हैं वो चेंज। आप ठीक है कुछ लेना चाहते हैं, एक मतलब
चटखारे के लिए एक आध दवा कुछ चीज़ ले ली, एक आध पाउडर ले लिया, लेकिन आप उसको मसलसल इस्तेमाल करेंगे तो जो फ़ायदा आपको पहुंचाना चाहता है अल्लाह ताला वो तो नहीं पहुंचा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरे 30 दिन वो पकोड़े, समोसे और फ्राइड आइटम्स, और उन सब में नमक ज़्यादा होता है, बिल्कुल फ्राइड चीज़ होती है, तो आपका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में आएगा? बिल्कुल। तो बल्कि बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी जो मतलब इस रमज़ान में अपनी लाइफ को बिल्कुल सादा रखिए तो आपको फ़ायदा रहेगा। जैसे हम लोग खाना जो खाते हैं रात का, तो उसी को अपने अफ्तार के रूटीन में अगर ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल से अपने रूटीन में रखिए, आप बिल्कुल सही रहेगा। और ध्यान रखिए कि दवा जो है उसको मत छोड़िए कि जी वो रमज़ान हो गया तब ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, दवा नहीं खाता, ऐसा मत कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये तो हमने बातें की उन लोगों के लिए या उन पेशेंट्स के लिए जो हाइपरटेंसिव हैं या दिल की कोई ना कोई बीमारी के साथ हैं। हमारे बाकी नाजरीन जो वैसे देख रहे हैं हमें, जिनको कोई अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई बीमारी नहीं है, आप उनको उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि वो इस साइड पे ना शिफ्ट हो सकें या हाइपरटेंसिव फेज में ना जा सकें? या सॉरी, सवाल ने बड़ा अच्छा किया है। तर्ज़ ज़िंदगी मियाना रवि, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी ज़िंदगी को मियाना रवि में रखो, अपनी ज़िंदगी को तरीक़ेकार को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, मियाना रवि में रखिए, इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। नंबर एक बात यह है कि खाना अल्लाह ताला ने हमारे रसूल ने जो फरमाया है कि पेट के 3 हिस्से रखो, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा खाली। हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आप शादी ब्याह में देखते हैं, बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि शायद दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी वॉकिंग को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, आपकी डाइट नॉर्मल हो, उसमें तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए, उसमें आप प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, डाइवर्सिफाइड डाइट हो, सब मतलब चीज़ें आपकी प्लेट के अंदर, उसमें आपके खाने के अंदर गोश्त भी हो, बिल्कुल, उसके अंदर सब्जियाँ भी हो, दालें, उसमें फ्रूट भी हो, दालें भी हो। फ्रूट में लाजमी नहीं है कि आप महंगे फ्रूट लें, जो सस्ता फ्रूट अवेलेबल है वो इस्तेमाल कीजिए। सिगरेट पीते हो, सिगरेट टोटली तर्क कर दें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक मेरा पेशेंट है, उसका मैंने 4 साल पहले एंजियोप्लास्टी की, उसके तीनों रगों में मैंने स्टेंट डाला। अब मुझे पिछले हफ्ते वो आया है कि जी मुझे दर्द हो रहा है, मैंने और उसने मुझसे कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता। जब मैंने उसको प्रेस किया करेंगे मैं सिगरेट तो 1 पैकेट पीता हूँ। तो आप बताइए कि 4 साल पहले उसको मैंने स्टेंट डाले थे, अब उसके मुझे यकीन है कि उसके स्टेंट बंद हो गए होंगे, इसलिए कि आपने तर्ज ज़िंदगी को चेंज नहीं किया। तो अगर बचना चाहते हैं बीमारी, किसी भी बीमारी से, तो अपने तर्ज ज़िंदगी को छोड़िए, वाक मत छोड़िए, सिगरेट कभी इस्तेमाल ना कीजिए, अल्कोहल का इस्तेमाल बढ़ रहा है इसको बंद कीजिए, जिस वजह तंबाकू का इस्तेमाल बच्चों में बहुत बढ़ रहा है, उसको तर्क कीजिए। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और ये जो चीज़ आ गई है कि ये सिगरेट से बेहतर है, तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं हार्ट पे और इन सब चीज़ों के ऊपर? बेटा आप किसी भी शक्ल में तंबाकू लें, सबका इफेक्ट एक ही है, उसमें और इसमें हार्म बराबर है, थोड़ा 19-20 ज़रूर है, लेकिन वही सब उसके आफ्टर इफेक्ट्स, कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ई सिगरेट के लिए हमने भी प्रमोट इसमें किया है कि वो जो बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, तो ये होता था कि भाई कम से कम थोड़ा सा कम लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि दे आर सेफ, दे आर नॉट सेफ एट ऑल, दे आर नॉट सेफ एट ऑल, ठीक है। अपनी डाइट बिल्कुल बैलेंस रखें, ठीक है, और सबसे बड़ी ये कि बिला वजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारें, कभी इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों से मसला नहीं होगा। तो जो यंग जनरेशन हमें इस टाइम पे देख रही है, उनके लिए भी एक मैसेज है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, वेप वगैरह आर नॉट सेफ, आर नॉट सूटेबल, तो काइंडली इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये आगे की एजेस में चल के आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। जैसे सिगरेट हार्मफुल है, उसी तरह इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ई सिगरेट्स के, वरना इसको इसी तरह प्रमोट किया जा रहा है। बच्चे या जो पीते हुए नज़र आते हैं वो कहते हैं इसमें तो नहीं है, इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इतने, ये तो ई सिगरेट है और इसके अंदर इतना टार नहीं बन रहा। कहते हैं ना सिगरेट के अंदर जो उसके पीछे वो होता है उससे टार जाता है फिल्टर के थ्रू, जो हार्मफुल है। इस सिलसिले मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सिगरेट के ऊपर पूरा क्लिप है, आप मेरे YouTube चैनल में जाकर देख लीजिए, मैं सब कुछ मैंने डिटेल में इसको बताया है। हार्ट एंड हेल्थ मेरा चैनल है, उसमें पूरा डिटेल बताया कि स्मोकिंग वाइप पे इस पर क्या कुछ है,
क्या कुछ लेते हैं, उसकी काफ़ी डिटेल में मैंने उनको बताया है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हार्मलेस हो, देयर इज नथिंग लाइक हार्मलेस। और मैं बता दूँ कि एक्टिव स्मोकिंग से पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस। बिल्कुल। तो अगर आप जो पी रहे हो जिस माहौल में बैठे हुए हैं तो ये आप मत समझें कि आप सेफ हैं, यू आर मोर इन डेंजर आप अगर उस माहौल में बैठे हुए हैं। जो लोग देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन देख रही है या जो बड़े देख रहे हैं या इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने साथ साथ अपने घर वालों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। अपनी हेल्थ तो वो ख़राब कर रहे हैं, लेकिन पैसिव स्मोकिंग के थ्रू वो अपने घर वालों की भी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका वक्त निकालने का, अपना इतना कीमती वक्त निकालने का हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम आपको आगे भी जैसे जैसे प्रोग्राम की एपिसोड आएंगी हम आपको दोबारा शायद बुलाएं। तो जी नाजरीन, आज की जाते जाते एक बात कि हमेशा अपनी सेहत को अहमियत दें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया है तो हमें ज़रूर अपनी फ़ीडबैक दें, और अगर कोई और सवाल आप जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से भी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस हफ़्ते के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ़्ते मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे किसी और डॉक्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।